Good morning, students. I hope you all are doing good. So we are meeting after a long week. सब पढ़ाई कर रहे हैं ना? जो PPTs and PDFs मैंने share करी है, everybody is studying from those. Almost last class है हमारी आज, और हमने अभी तक PGBP तक कर लिया है. Today we will discuss capital gains and income from other sources, और हम इसको wind up करेंगे आज. ठीक है? So I'll just wait for 1 or 2 minutes to let other people to join. Good morning, Simran. Good morning, Kusum. Please जल्दी से join करिए so that we could begin with the session. तब तक आप लोग बताइए presentation visible है सबको? Good morning, Abhishek. तो आज हम ट्राई करेंगे कैपिटल गेन्स और अदर सोर्सेज के जो हमें टॉपिक्स दिए गए हैं उनको हम आज फिनिश कर लें, क्योंकि आपने सिलेबस अगर देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि काफी मतलब कम चीजें हैं. ऐसा नहीं है कि पूरा कैपिटल गेन पढ़ना है, हमें कुछ चीजें पढ़नी है उसमें. कुसुम कल की क्लास का मैं एक बार इन्फॉर्म कर दूंगी आप लोगों को ग्रुप पे, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि कल क्लास में ले पाऊंगी या नहीं. कुछ इम्पोर्टेंट काम है कल, तो आई जस्ट इन्फॉर्म यू. उसके बाद लास्ट यूनिट में हमारा एक क्लबिंग ऑफ इनकम बच जाता है और रिबेट अंडर सेक्शन 87A. तो देखो रिबेट वाला तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा इजीली. ठीक है. क्लबिंग का क्या है? क्लबिंग ना आप थर्ड सेमेस्टर की बुक में से पढ़ सकते हो. उसमें पूरा का पूरा चैप्टर दिया हुआ है क्लबिंग का. अगर मेरे पास दूसरी फाइनेंस एक्ट वाली PDF होगी तो वो मैं शेयर कर दूंगी, आप उसमें से पढ़ लेना क्लबिंग. ठीक है. सिमरन देखो पेपर में ना एक तो सबसे पहला जो आता है क्वेश्चन, दैट इज रिलेटेड टू टैक्स प्लानिंग क्या होती है, टैक्स इवेजन क्या होता है, ठीक है, टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है पहले. ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, इनका डिफरेंस करा दिया है, तो उसको अच्छे से पढ़ के जाना. अब सेकंड जो मुझे लगता है वो या तो PGBP में से आएगा या फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से आएगा, जो हमने हाउसेस वाला किया था उस टाइप का आ सकता है. एग्रीकल्चर इनकम में से आ सकता है, और हमारा सैलरी में से भी आ सकता है. सैलरी में जो परक्यूजिट्स और हमने अलाउंसेस के बारे में पढ़ा था, कौन कौन से टैक्सेबल हैं, कौन कौन से टैक्सेबल नहीं है. ठीक है. तो आपको मैं एक PDF शेयर करूंगी, वो बुक में से मुझे जरा बनानी पड़ेगी फोटो क्लिक करके. उसमें एक चैप्टर है टैक्स प्लानिंग का, तो वो मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ. ठीक है. उससे थोड़ा रेफरेंस लेके उससे आप स्टडी कर सकते हैं. सब कुछ नहीं है उसमें, बट किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है शायद उसमें से आपको थोड़ा आइडिया लग जाए. तो मैं उसको शेयर कर दूंगी. मुझे थोड़ा टाइम चाहिए उसके लिए. ग्रुप में आप सभी लोग हैं ना? मैं उसमें PPTs एंड PDF शेयर करती रहती हूँ, तो प्लीज मेक श्योर कि आप ग्रुप में हो. ठीक है. तो अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. आई होप मेरी प्रेजेंटेशन सबको दिख रही है. तो topics to be discussed today are introduction to capital gains, exemptions under capital gains, and income from other sources. तो broadly हम capital gains और income from other sources को आज discuss करेंगे. तो ये सब जो आपने इनकम टैक्स में ऑलमोस्ट पढ़ा है, आपको पता होगा कैपिटल गेन्स क्या होते हैं. अगर नहीं पता है तो चलिए पढ़ लेते हैं इसको. Income is taxable under the head capital gains if the following conditions are satisfied. Now हमने heads पढ़े थे कि income हमारी कौन कौन से head में taxable होती है. तो पहला head क्या होता था हमारा? Salary. उसके बाद house property आता है. House property के बाद आता है PGBP, profit and gains from business and profession जिसको हम कहते हैं. उसके बाद आता है capital gains और last में आता है income from other sources.
ठीक है। तो आज जो हम हेड डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कैपिटल गेन। ठीक है, तो कैपिटल गेन्स क्या होता है? सबसे पहले हम समझ लेते हैं कैपिटल गेन होता क्या है। कैपिटल गेन होता है हमारा जब हम किसी कैपिटल को सेल करके कुछ पैसे कमा रहे हैं। अब कैपिटल क्या होती है? जब आप एक बिजनेस शुरू करते हैं तो आप उसमें कैपिटल लगाते हैं। कैपिटल सिर्फ पैसा ही नहीं होता है, कैपिटल उस बिजनेस में लगी हुई मशीन्स है, ठीक है, जिनको हम एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो कैपिटल एसेट्स होता है यहाँ पे। बड़ी बड़ी मशीन्स है हमारी, एक बिल्डिंग है हमारी, ठीक है, ये सब क्या हमारी कैपिटल एसेट्स हैं। ठीक है, तो इनको जब हम सेल करते हैं तो जो हमें प्रॉफिट होता है वो हमारे लिए गेन है। ठीक है, तो वो आता है कैपिटल गेन्स में। इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। देखो ये कैपिटल गेन्स हेड के अंदर तभी आएंगे जब हमारी ये कुछ 3 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। तो पहला क्या है? देयर शुड बी अ कैपिटल एसेट। सबसे पहली बात की कैपिटल एसेट ही होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि हमने कोई एक पेन सेल कर दिया छोटा सा जो हमारे पास था, वो कैपिटल एसेट नहीं है। ठीक है, हमारे पास एक टेबल था छोटा सा, उसको हमने सेल कर दिया, तो दैट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। ठीक है, तो पहली बात क्या हो गई? दैट इट शुड बी अ कैपिटल एसेट। द कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड बाय असेसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब आपको उसको प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर करना है। ठीक है, हम सबको पता है कि इनकम हम प्रीवियस ईयर में कमाते हैं और उस पर टैक्स लगता है असेसमेंट ईयर में, राइट? तो हमें उस एसेट को जो है, जो सेल करना है या जो ट्रांसफर करना है, वो हमें उसको प्रीवियस ईयर में करना है। एनी प्रॉफिट और गेन अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ सच ट्रांसफर। अब इससे जो भी प्रॉफिट और गेन हमें रिसीव होगा इस कैपिटल एसेट को सेल करने से, इस कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से, वो हमारा आएगा अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। ठीक है, सच प्रॉफिट और गेन इज नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन। सो ये कह रहे हैं कि ऐसे प्रॉफिट और गेन पे एग्जेम्पशन हमें कुछ नहीं मिलती है। ठीक है, अब कैपिटल एसेट के बारे में समझ लेते हैं। कैपिटल एसेट क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय असेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। तो कैपिटल एसेट क्या होता है? कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो असेसी के पास हो, वो उसके बिजनेस से कनेक्टेड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर which has invested in securities in accordance with the regulations made under SEBI Act। अब आपको पता होगा कि कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, हमारे शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, ठीक है, वो भी हमारी एसेट है, तो उसको भी यहाँ पे हम लेते हैं कैपिटल एसेट में। ठीक है, अब कैपिटल एसेट 2 टाइप की होती है। एक होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, दूसरी होती है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। ठीक है, ये सब कुछ आपको फेमिलियर लग रहा होगा अगर आपने इनकम टैक्स में ये लास्ट ईयर पढ़ा है, लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, तो कुछ कुछ फेमिलियर तो लग रहा होगा। तो कैपिटल एसेट समझ में आ गया। कैपिटल एसेट 2 टाइप की होती है, लॉन्ग टर्म होती है और शॉर्ट टर्म होती है। अब इनको हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं? देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मींस अ कैपिटल एसेट held by an assessee for more than 36 months immediately prior to the date of its transfer। देखो इसका मतलब क्या है कि आपने कोई कैपिटल एसेट जो है वो ओन करी, आपने दुकान से खरीदी, किसी से ली, ठीक है। अब इस कैपिटल एसेट को अगर आपने 36 मंथ्स के लिए अपने पास रखा तो इसको हम बोल देते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो आप देखो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो है एसेट के अक्वायरिंग पीरियड पे डिपेंड करता है कि रिटेनिंग पीरियड की आपने उसको कितनी टाइम होल्ड करके रखा। ठीक है, अब आपने कोई चीज खरीदी और उसको आपने 36 मंथ्स के लिए होल्ड करके रखा, सो दैट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ठीक है, इस केसेस, इसमें कुछ और केसेस भी आते हैं हमारे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो एक्सेप्शंस करके कुछ लिखा हुआ है। इन केस ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज और यूनिट्स ऑफ यूटीआई or unit of equity oriented fund zero coupon bonds held by assessee, the long term capital asset will mean कि उसको हम 12 मंथ से ज्यादा अगर रखते हैं या 12 मंथ्स के लिए रखते हैं तो वो लॉन्ग टर्म एसेट बन जाती है, कैपिटल एसेट। देखो पहले हमने क्या कंडीशन पढ़ी कि कोई भी एसेट अगर हम 36 मंथ्स के लिए अपने पास रखते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाती है। ठीक है, लेकिन जब शेयर्स और जीरो कूपन बॉन्ड्स की बात आती है,
या यूटीआई की बात आती है, तो हमारे पास अगर ये सिक्योरिटीज 12 महीने या उससे ज्यादा है तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाती है। इस केस में हम 36 मंथ्स नहीं देखते हैं, इस केस में हम 12 मंथ्स देखते हैं। ठीक है। और तीसरा केस क्या होता है हमारा, अनलिस्टेड शेयर्स ऑफ अ कंपनी or land or building both held by assessee, the long term capital asset will mean such asset held by the assessee for more than 24 months. ठीक है। अगर आपके पास अनलिस्टेड सिक्योरिटीज हैं जो लिस्ट नहीं हुई हैं, हमें पता है कि कोई भी शेयर है तो वो लिस्ट होता है पहले स्टॉक एक्सचेंज में, अगर वो लिस्ट नहीं है तो उस केस में आपका होल्डिंग पीरियड 24 मंथ्स को कंसिडर किया जाता है। अगर आपने 24 मंथ्स उस चीज को, उस सिक्योरिटी को हेल्ड करके रखा है तो उस केस में उसको हम कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मान लेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो 3 केसेस हमने पढ़ लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के। पहली बात क्या हो गई कि 36 मंथ्स या उससे ज्यादा हमारे पास वो होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड केस क्या हो गया, अगर वो लिस्टेड सिक्योरिटीज है यानी वो लिस्ट हो चुकी हैं स्टॉक एक्सचेंज में, वो शेयर्स हैं, वो जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं, ठीक है, यूटीआई के यूनिट्स हैं, तो उस केस में हम 12 मंथ्स देखते हैं। अगर ये चीज हमारे पास 12 मंथ्स के लिए है तो भी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाती है। और थर्ड केस क्या आ गया, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज जो लिस्ट नहीं है, उसके अगर हमारे पास ऐसी सिक्योरिटीज 24 महीने या उससे ज्यादा है तो भी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में आ जाती है। ठीक है। इन केस ऑफ लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफर्ड अप टू मार्च 31st, अब देखो लैंड एंड बिल्डिंग का केस मैंने थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है, अगर वो 31 मार्च 2017 तक या उससे पहले जो है आपने ले लिया है, ट्रांसफर करवा लिया है, तो उस केस में 36 मंथ्स जो है आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग देखा जाएगा उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानने के लिए। और अगर उसको आपने अप्रैल 1 2017 के बाद जो है ट्रांसफर किया है अपने नाम पे, तो आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ्स जो है देखा जाएगा। तो ये था हमारा शॉर्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या याद रखना है, 36 मंथ्स, ठीक है, 12 मंथ्स इन केस ऑफ जो लिस्टेड वाली सिक्योरिटीज है, और जो हमारी अनलिस्टेड है उनके केस में 24 मंथ्स। नेक्स्ट वन इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब शॉर्ट टर्म क्या होगा, लॉन्ग टर्म का एकदम ऑपोजिट होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स मींस a capital asset held by the assessee for not more than 36 months. जो 36 months से हम कम टाइम के लिए होल्ड करते हैं उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानते हैं। ठीक है। अब कुछ केसेस में ये 24 मंथ्स हो जाता है और कुछ केसेस में ये 12 मंथ्स हो जाता है। इन द फॉलोइंग केसेस हाउएवर सच पीरियड इज टेकन 12 मंथ्स। अब देखो 12 मंथ्स कब कब लेना है हमें, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स जब है हमारे पास, सिक्योरिटीज है हमारे पास, बॉन्ड्स है, डिबेंचर्स है, यूनिट्स ऑफ यूटीआई है, जीरो कूपन बॉन्ड्स है, ये हमने पीछे पढ़ लिया है। अगर हम इन सब चीजों को 12 महीने या उससे ज्यादा के लिए होल्ड करके रखते हैं तो ये बन जाती है लॉन्ग टर्म। ठीक है। तो इनके शॉर्ट टर्म होने के लिए हमें इनको 12 महीने से कम होल्ड करना है, तभी ये शॉर्ट टर्म कहलाएंगी, नहीं तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाती है। ठीक है। देखो यहाँ पे एक मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, कैपिटल एसेट होती है हमारी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक है। अगर हमारी जो कैपिटल एसेट है उसको हमने 36 मंथ से कम होल्ड किया है तो वो शॉर्ट टर्म है। अगर वो कैपिटल एसेट को हमने 36 मंथ से ज्यादा होल्ड किया है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। ठीक है। लेकिन ये जो हमारा पीरियड है ये चेंज होता है इन केस ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज। लिस्टेड सिक्योरिटीज में हमारे शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, बॉन्ड्स हैं, हमारे पास यूटीआई के यूनिट्स हैं, काफी सारी चीजें इसमें मैंने 2-3 लिखी हैं। ठीक है। तो जब हमारे पास ये लिस्टेड सिक्योरिटीज हम ओन करते हैं और इनको हम 12 महीने से कम होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, ये सब शेयर्स और बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स को हम 12 महीने से अगर कम होल्ड कर रहे हैं तो ये शॉर्ट टर्म में आ जाती हैं। अगर हम इनको 12 महीने से ज्यादा टाइम के लिए होल्ड कर रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म में आ जाती हैं। ठीक है। और ऐसे ही हमारा थर्ड केस होता है अनलिस्टेड सिक्योरिटीज का, जो कि लिस्टेड नहीं है, उस केस में 24 मंथ्स हमारा पीरियड हो जाता है। अगर हम अनलिस्टेड सिक्योरिटीज को 24 मंथ से कम होल्ड कर रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म है। अगर हम उनको 24 मंथ्स
या उससे ज्यादा के लिए होल्ड कर रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म है। ठीक है, आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन क्लियर होगा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का। इसमें देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स दिए गए हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो 36 मंथ्स होगा हमारा। अगर उसमें लिखा गया है लिस्टेड सिक्योरिटीज है, हमारी शेयर्स है, म्यूचुअल फंड्स है, बॉन्ड्स है, तो ये 12 मंथ्स होता है पीरियड। ठीक है, अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज की बात की गई है क्वेश्चन में तो 24 मंथ्स हो जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स। अब आपको कैपिटल गेन कंप्यूट कैसे करना होता है, सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में फुल वैल्यू ऑफ सेल प्रोसीड्स या कंसिडरेशन। अब आपने जितने की वो चीज जो है सेल करी वो आ गई, ठीक है, उसमें से आपने माइनस कर दिए जो आपके एक्सपेंसेस आपने उसको खरीदने में लगाए थे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी आपकी, आपने उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कराई थी, ठीक है, उसको आप उसकी वैल्यू में से माइनस कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि आपने ये चीज 1 लाख रुपए की खरीदी थी, तो सेल प्रोसीड्स हो गए हमारी 1 लाख रुपए। मैंने एक मशीन खरीदी थी 1 लाख रुपए की, उसमें से मैंने माइनस कर दिया जो मैंने उसके एक्सपेंसेस किए, उसके ऊपर जो मैंने उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किया, एक्स्ट्रा पैसे जो मैंने लगाए वो मैंने उसमें से माइनस कर दिए। ठीक है, तो मेरे पास बैलेंस आ गया। अब उसके बाद जो है अगर मुझे कोई एग्जेम्पशन उस पे मिल सकती है तो उसको भी मैंने माइनस कर दिया, और लास्ट में जो मेरे पास बचा दैट इज कैपिटल गेन या फिर कैपिटल लॉस। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास लॉन्ग टर्म का कंप्यूटेशन होता है। लॉन्ग टर्म में क्या है, फुल वैल्यू ऑफ सेल प्रोसीड्स, ठीक है, उसमें से हमने माइनस कर दिया जो हमने एक्सपेंसेस किए ट्रांसफर पे, जो हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लगाई, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कराई। ठीक है, लेकिन इसमें जो आपको ध्यान देना है वो उस पर ध्यान देना है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के आगे इंडेक्स्ड वर्ड लिखा है। ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों में इंडेक्स लिखा है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के आगे इंडेक्स। तो इंडेक्सेशन का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इंडेक्सेशन का मतलब हम अभी समझेंगे। तो इसमें से हमने ये सब चीजें माइनस करनी है, और अगर कोई एग्जाम्पशन हमें मिली है तो उसको भी हम माइनस कर देंगे। लास्ट में हमारे पास कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस आ जाएगा। अब इंडेक्सेशन क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इम्प्रूवमेंट इज इंडेक्स्ड बाय अप्लाइंग कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। अब देखो इंडेक्सेशन करना जरूरी क्यों है, क्योंकि जब आप उस चीज को सेल कर रहे हो, जब आप उस चीज को बेच रहे हो तो आपको उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू आप किस अकॉर्डिंग निकालते हो कि जब आपने उस चीज को खरीदा था, ठीक है, तो तब उसकी सेल की वैल्यू कितनी थी। तो इसके लिए हमारे पास एक इस टाइप का टेबल दिया होता है कि अगर आप 2001 से 2002 की उस चीज को आपने खरीदा है तो आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इतना है। तो मेनली आपको क्या करना है, उसकी वैल्यू को ना इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। जैसे कि हम देखते हैं कि आज हमारी पॉकेट में 1 रुपए है, बट क्या उस 1 रुपए की वैल्यू वही है जो उस 1 रुपए की वैल्यू 20 साल पहले थी? नहीं, अब उसकी वैल्यू काफी कम हो चुकी है। आप देखोगे कि पहले हम 1 रुपए में 6 टॉफी खा रहे हैं, 4 टॉफी खा रहे हैं, अब हम 1 रुपए में 1 टॉफी खा रहे हैं। तो 1 रुपए तो हमारे पास है अभी भी, वो 1 ही रुपए है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो कम हो गई है अब। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन चल रहा है। तो हमें इन सब हमारे जो एसेट्स हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हैं, इनको हमें इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एडजस्ट करके इनकी वो वैल्यू निकालनी है जो उस दिन उनकी वैल्यू है। ठीक है, तो इसलिए हम ये टेबल यूज करते हैं। इसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट ईयर के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्सेस दिए गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है आपने इनकम टैक्स में करे होंगे। अभी तो आई गेस ये इसमें टैक्स प्लानिंग में तो नहीं आना चाहिए, बट स्टिल मैंने आपको इंडेक्सेशन का मतलब समझा दिया कि इंडेक्सेशन का मेनली यूज क्या है कि आपके वैल्यू को इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एडजस्ट करना। ठीक है, जो एसेट है उसकी वैल्यू को ऐसे एडजस्ट करना कि उसकी जो आज की वैल्यू है वो हम निकाल पाए। ठीक है, विद द यूज ऑफ कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। ठीक है, तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक होता है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ देखो नीचे दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, और
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नीचे से थर्ड लाइन में देखो, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालना है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिया होगा क्वेश्चन में, उसको मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच द एसेट इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, जैसे कि आपने वो असेट खरीदी थी 2002 में, तो हमारा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स उस टाइम पे क्या था, 100 रुपए। ठीक है, 2001 से 2002 100 रुपए था। तो हमने जो भी हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 रुपए से। ठीक है, डिवाइड कर देंगे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच द एसेट वाज फर्स्ट हेल्ड बाय द सेलर। ओ सॉरी, इंडेक्सेशन ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हमें क्या करना है, एक बार फिर से सुन लो, मैंने कंफ्यूज कर दिया शायद। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि जब आपने उस एसेट को खरीदा था उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से जब हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, जब हम उसे बेच रहे हैं, तो जैसे कि हम उसको बेच रहे हैं फॉर एग्जांपल 2006 में, तो 2006 में 117 है हमारा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। देखोगे आप तो इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, पहले 100 था, 105, 109, तो वो बढ़ता जा रहा है। तो 2006 में 117 है हमारा इन्फ्लेशन। तो हमने जितने रुपए में एसेट को खरीदा, मल्टीप्लाई किया जिस ईयर में हम उस एसेट को बेच रहे हैं उस ईयर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अगर 2006 में बेच रहे हैं तो 117 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड करेंगे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच द एसेट वाज फर्स्ट हेल्ड। यानी कि जब हमने इस एसेट को खरीदा था पहले, तो कौन सी ईयर में खरीदा था, फॉर एग्जांपल 2002 में खरीदा था, तो हम देखेंगे 2002 का अगर फेब्रुअरी है 2002 तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उस एसेट की कॉस्ट इनटू जिस ईयर में हम उस एसेट को ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे पर्सन को, उसका CII डिवाइडेड बाय CII ऑफ द ईयर इन विच द एसेट वाज अक्वायर्ड बाय अस। ठीक है, ये था हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सेम होता है हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब इसमें हमें कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लगाना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह, इनटू करना है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच द एसेट इज ट्रांसफर्ड एंड डिवाइडेड बाय CII of the year in which the improvement took place। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं, बस इसमें कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है और उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये इंडेक्सेस जो है हमारे लेटेस्ट 2021 तक गिवन है, तो इनकी लिस्ट मैंने आपको दे दी है। अगर बाय चांस इसका क्वेश्चन आ जाता है तो ये फॉर्मूलाज याद रखना, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, CII हमें क्वेश्चन में कई बार दे देते हैं, अगर आपको याद रखना है तो 2001 और 2 का याद रखना जो फर्स्ट वाला होता है, और लेटेस्ट वाला याद रखना जो कि 301 तक पहुंच चुका है। ठीक है, अब कैपिटल गेन्स में भी कुछ एग्जाम्पशंस होती हैं जो हम पिछले सारे हेड से पढ़ते आ रहे हैं, उसमें हमने देखा है कि काफी सारी एग्जाम्पशंस जो हैं डिफरेंट डिफरेंट हेड्स में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो कैपिटल गेन्स में भी कुछ हमें एग्जाम्पशंस अवेलेबल होती हैं, मैंने सारी डिस्कस नहीं करी हैं, कुछ ही डिस्कस करी हैं, तो इसको हम अभी देख लेते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट हमारी एग्जाम्पशन है दैट इज अंडर सेक्शन 54। 54 सेक्शन क्या कहता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर रेजिडेंस। अब इस केस में हमने जब फर्स्ट कैपिटल एसेट का मीनिंग पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि ऐसा ही नहीं है कि वो एसेट हमारे जो है उसमें यूज हो रही है बिजनेस में, कोई और एसेट भी हो सकती है जो हम उसको पर्सनल मतलब अक्वायर करके बैठे हैं। ठीक है, और वो कैपिटल एसेट है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है एग्जाम्पशन का दैट इज 54 सेक्शन, वो कहता है कि अगर हम क्या सेल कर रहे हैं, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए हमने यूज करी है। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम सेल कर रहे हैं, तो इस केस में हमें कैसे एग्जाम्पशन मिल सकती है। तो पहली बात तो ये सेल किसको करनी है, असेसी को। कौन सा असेसी हो सकता है, हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पर्सन पढ़े थे, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, है ना, AJP, लोकल अथॉरिटीज, तो ये बहुत सारे टाइप के हमने असेसीज के बारे में पढ़ा था। लेकिन 54 सेक्शन का यूज सिर्फ कौन कर सकता है, एक इंडिविजुअल या फिर एक HUF। ठीक है, या तो एक इंडिविजुअल
सेक्शन 54 की एग्जाम्शन ले सकता है, या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है सेक्शन 54 की एग्जाम्शन ले सकती है। टाइप ऑफ एसेट क्या ट्रांसफर करना है, हमने क्या ट्रांसफर किया है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को हमने ट्रांसफर किया है। ठीक है, टाइप ऑफ ट्रांसफर क्या है हमारा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी कि हमने उसको 36 मंथ से ज्यादा के लिए होल्ड करके रखा होगा, तभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ हमें। ठीक है, अब हमें इस पैसे से क्या करना है, जो हमें पैसे मिले हैं। वन रेजिडेंशियल हाउस फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021-22 इफ कैपिटल गेन इज लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़। तो आपको इस सेक्शन की डिडक्शन मिल सकती है अगर आपको जो पैसा इस एसेट को ट्रांसफर करने से मिला है, इस एसेट को बेचने से मिला है, उसको आप लगा देते हो एक ही सेम टाइप का घर खरीदने के लिए। ठीक है, मतलब कि आपने क्या करना है, रेजिडेंशियल घर बेचा आपने, अब आपको कैपिटल गेन के अंडर सेक्शन 54 का फायदा चाहिए। तो आप कैसे ले सकते हो, अगर आप उस पैसे से उस बेच के आपको पैसे मिला है, उससे आप एक और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद लेते हो। ठीक है, उसी साल खरीदनी है जिस साल आपने बेचा है, या फिर विद इन 1 ईयर और बिफोर 2 years आफ्टर द ट्रांसफर, इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन 3 years। देखो, जब आपने ये घर बेचा उसके 1 साल बाद, ठीक है, आपको 1 या 2 साल में आपको नया घर खरीद लेना है। ठीक है, अगर आप नया घर कंस्ट्रक्ट करा रहे हो तो वो 3 साल में आपको कंस्ट्रक्ट करा लेना है, तभी आपको सेक्शन 54 की जो है डिडक्शन मिल पाएगी। ठीक है, इसके बाद एग्जेम्पशन अमाउंट क्या है हमारा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट विच एवर इज लेसर। एग्जेम्पशन का हमें कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी टैक्स में, तो देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो, फॉर एग्जांपल मैंने घर बेचा और मुझे गेन हो गया 10 लाख रुपए का। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरा हो गया 10 लाख रुपए। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, मैंने जो नया घर खरीदा वो था 15 लाख रुपए का। ठीक है, तो इसमें से जो कम होगा उसकी ही मुझे एग्जेम्पशन मिलेगी। ठीक है, तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 लाख था और जो मैंने नया घर खरीदा वो 15 लाख रुपए का था, तो मुझे एग्जेम्पशन सिर्फ 10 लाख रुपए की मिलेगी, बिकॉज दैट इज द लेसर अमाउंट। ठीक है, एडिशनल कंडीशंस है कुछ, इफ द न्यू एसेट इज सोल्ड विद इन 3 years, अमाउंट अर्लियर एग्जेम्प्टेड अंडर दिस सेक्शन विल बी रिड्यूस्ड। अब देखो आपने क्या किया, उस टाइम तो आपने एग्जेम्पशन लेने के लिए घर खरीद लिया 1 साल में, अब आपने क्या किया, उस घर को 3 साल के अंदर बेच दिया फिर से, तो गवर्नमेंट बोलेगी कि जो हमने तुमको एग्जेम्पशन दी थी वो पैसे वापस करो, क्योंकि तुमने तो क्या बोलते हैं, इसमें रहे ही नहीं, तुमने तो 3 साल में इसको ऐसे बेच दिया। तो ऐसा हम नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें कंडीशंस है, सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन लेने के लिए कंडीशंस है। इफ द अमाउंट इन CGAS is not utilized within the prescribed time limit, such unutilized amount will be taxable as capital gains। अब आपने क्या किया, अब आपको जो कैपिटल एसेट से फायदा हुआ था, ठीक है, उसको आपने क्या किया, उस पैसे को आपने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया नया घर खरीदने के लिए, आपने वो पैसा लिया और रख लिया, तो उस पैसे पे जो है टैक्स लग जाएगा कैपिटल गेन्स हेड के अंडर, क्योंकि आपने उस पैसे को यूज नहीं किया, आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद लेते हो तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है, बट अगर आप उस पैसे से कुछ भी नहीं कर रहे हो, उसको सिर्फ आपने लेके रख लिया है, तो आपका उसके ऊपर टैक्स लगेगा अंडर कैपिटल गेन हेड। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 54। सेक्शन 54 में क्या याद रखना है कि ये क्या है कि हमारी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। नेक्स्ट वन है सेक्शन 54B। सेक्शन 54B किससे रिलेटेड है, देखो, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। नाउ दिस सेक्शन इज रिलेटेड टू जब आप कौन सी चीज, कौन सी एसेट को ट्रांसफर कर रहे हो जो कि लैंड है, और हम इस लैंड को किस चीज के लिए यूज करते थे, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। ठीक है, तो सेक्शन 54B के अंदर हमें एग्जेम्पशन मिलती है, कौन सी कंडीशंस के बेसिस पे देखेंगे हम। तो सबसे पहले क्या है, इसकी एग्जेम्पशन कौन ले सकता है, सिर्फ इंडिविजुअल या HUF, यानी कि एक इंडिविजुअल या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ही इसकी एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड। अब हमें कौन सी एसेट ट्रांसफर करनी है, लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, लैंड हम जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर रहे थे, हम यूज कर रहे थे, हमारे पेरेंट्स यूज कर रहे थे, या फिर इन केस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली
उसके जो मेंबर्स हैं वो उसको यूज कर रहे थे, ठीक है। तो इस टाइप का लैंड जब हम सेल करते हैं तो उससे जो हमें कैपिटल गेन होता है वो हमारा, उसकी एग्जेम्पशन हमें मिलती है सेक्शन 54B में, ठीक है। टाइप ऑफ ट्रांसफर कौन सा होना चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। अब देखो एग्जेम्पशन सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे मिल रही है, शॉर्ट टर्म पे नहीं मिल रही है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए हमें, वो एसेट जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए, तभी तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा हमें, ठीक है। यानी कि 36 मंथ से ज्यादा के लिए हमने उसको होल्ड करके रखा हो। न्यू एसेट परचेज कौन सी करनी है, अब जो हमने एग्रीकल्चरल लैंड को बेच के पैसा कमाया, प्रॉफिट कमाया, उस पैसे से हमें क्या खरीदना है, एग्रीकल्चर लैंड ही खरीदनी है नई, तभी सेक्शन 54B की एग्जेम्पशन हमें मिलेगी, ठीक है। टाइम लिमिट क्या है, विद इन 2 years हमें ये लैंड जो है नया वाला खरीदना होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने उसको सेल किया 2010 में, तो 2012 तक मुझे जो है नया एग्रीकल्चर लैंड उसी पैसे से खरीद लेना है, ठीक है। एग्जेम्पशन अमाउंट क्या है हमारी, कितने पैसे की एग्जेम्पशन हमें मिल सकती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट विच एवर इज लेस। नाउ आपने अगर उस पुराने वाले लैंड को, एग्रीकल्चर लैंड को बेच के प्रॉफिट कमाया, वही सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं 10 लाख रुपए का, और आपने नया लैंड जो खरीदा वो फॉर एग्जाम्पल 12 लाख रुपए का है, तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी जो इन दोनों में से कम अमाउंट है, यानी कि 10 लाख रुपए की आपको एग्जेम्पशन सरकार दे देगी, ठीक है। कंडीशन हमें समझ में आ रही है कि एग्रीकल्चर लैंड को बेच के हमें एग्रीकल्चर लैंड ही खरीदना है, 2 years के अंदर अंदर खरीदना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए हमें उस पे, ठीक है। और एडिशनल कंडीशंस क्या है, इफ द न्यू एसेट इज सोल्ड विद इन 3 years the amount exempted under this section will be reduced। इसमें भी सेम कंडीशन है, अगर आपने नया एग्रीकल्चर लैंड तो खरीद लिया, लेकिन उस लैंड को अगले 3 साल होने से पहले ही बेच दिया या 3 साल में ही बेच दिया, तो आपको जो एग्जेम्पशन मिली थी वो गवर्नमेंट आपसे वापस ले लेगी। The amount in CGS is not utilized within the prescribed time limit. Such unutilized amount will be taxable as capital gains. तो सेम है इसमें भी कि अगर जो आपको पैसा उससे मिला था, प्रॉफिट आपने कमाया था, उसको आपने इन्वेस्ट नहीं किया एग्रीकल्चर लैंड खरीदने में, तो आपको उस पैसे पे जो है टैक्स लगेगा अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। आप एग्जेम्पशन का फायदा नहीं ले पाओगे अगर आपने उसको यूज नहीं किया विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। तो ये था हमारा सेक्शन 54B विच इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर पर्पस, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड। 54 किससे रिलेटेड था, प्रॉपर्टी जो कि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए थी। 54B रिलेटेड था एग्रीकल्चर लैंड से। अब 54D पे आ जाते हैं। 54D है हमारा कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग यूज्ड इन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। अब आपने देखा होगा कि कई बार लोगों के जो लैंड एंड बिल्डिंग होता है वो किसी प्रोजेक्ट के अंडर आ जाते हैं, मतलब कुछ जैसे फॉर एग्जांपल मेट्रो बन रही है, तो अब किसी का जो घर है वो मतलब रास्ते में आ गया कि उसको हटाना पड़ेगा, वो जमीन मेट्रो को खरीदनी पड़ेगी, तो उस केस में कंपलसरी एक्विजिशन करना पड़ता है, ठीक है। कुछ कंपनीज या गवर्नमेंट भी करती है कंपलसरी एक्विजिशन, तो उसके अगेंस्ट हमें कुछ पैसा दे देते हैं, वो कंपनसेशन देते हैं नया घर खरीदने के लिए। तो इस केस में देखो क्या होता है, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग यूज्ड इन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अगर आपके लैंड एंड बिल्डिंग को कंपल्सरी अक्वायर कर लेती है तो क्या होता है, सबसे पहले तो ये सारे असेसेस के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इंडिविजुअल हैं या HUF हैं, इसमें सारे असेसेस आ जाते हैं। जो हमने पर्सन की 7 कैटेगरीज पढ़ी थी ये सबके ऊपर एप्लीकेबल है। टाइप ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड, लैंड और बिल्डिंग फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग यूज फॉर the same in the past 2 years before the transfer। तो टाइप ऑफ एसेट क्या यहाँ पे हो रहा है, हमारा लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो अक्वायर की जा रही है। टाइप ऑफ ट्रांसफर क्या है, हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। नई चीज क्या परचेज करनी है हमें, अब हमने क्या किया था, पुराना तो हमारा लैंड एंड बिल्डिंग जो था वो तो चला गया, ठीक है। अब हमें नया क्या खरीदना है, फिर से वही चीज खरीदनी है, ठीक है। जिस चीज में हम पहले थे, जिसको हमने बेचा पहले, हमें वही चीज खरीदनी है फिर से। तीनों सेक्शंस में आपको यही चीज समझ में आ रही होगी कि जो चीज हमने पहले बेची है हमें नेक्स्ट भी वही चीज खरीदनी है, बस विद इन द टाइम लिमिट जो है खरीदनी है।
तो यहाँ पे 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर जो है टाइम लिमिट है, 3 साल के अंडर सेम लैंड एंड बिल्डिंग हमें खरीदनी है। ठीक है, कितनी एग्जाम्पशन मिलेगी? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट सेम है, वही है, हर तीनों में यही है कि या तो जितना आपको गेन हुआ था या फिर जो आपने न्यू एसेट खरीदी है उसकी कॉस्ट, दोनों में से जो कम है उसकी एग्जाम्पशन हमें मिल जाएगी। एडिशनल कंडीशंस भी सेम है, न्यू एसेट हमें 3 साल में खरीदनी है और अगर हम इस पैसे को जो हमें गेन हुआ उसको हम यूज नहीं कर पाते हैं, उसे यूज नहीं करते हैं हम ये लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने के लिए, तो हमें उस पर टैक्स देना पड़ेगा अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 54D। अब आता है हमारा सेक्शन 54E, 54EA और 54EB। ठीक है, इसमें है इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज देखो यहाँ पे थर्ड पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट में लिखा है हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सेविंग सर्टिफिकेट्स, यूटीआईज, डिबेंचर्स, तो ये सब कुछ हमारी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज होती हैं। तो जब हम इनको बेच के कुछ कैपिटल गेन कमा रहे हैं तो हमें उससे क्या करना है? पहली बात तो ये कि इट इज एप्लीकेबल ऑन एनी एसएससी, यानी कि जो हमने पर्सन 7 टाइप के पढ़े थे उनमें से कोई भी इसका फायदा उठा सकता है। इसमें इंडिविजुअल और एचयूएफ नहीं है, सिर्फ इसमें सब लोग फायदा उठा सकते हैं इस सेक्शन का। टाइप ऑफ एसेट ट्रांसफर क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर होनी चाहिए। अब देखो सिक्योरिटीज के केस में अगर वो लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं तो 12 महीने था हमारा लॉन्ग टर्म का टाइम पीरियड, और अगर वो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज थी तो उसका टाइम पीरियड था 24 मंथ्स। ठीक है, तो इसमें देख लेंगे हम इतना टाइम पीरियड होना चाहिए तभी हम उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानेंगे। न्यू एसेट कौन सी परचेज करनी है? अब देखो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज को बेच के स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ही खरीदनी है, तभी हमें इन सेक्शंस का एग्जेम्पशन जो है मिल पाएगा। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में क्या खरीदना है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सेविंग सर्टिफिकेट्स, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, स्पेसिफाइड डिबेंचर्स एक्सेट्रा, ये हमें खरीदने हैं। टाइम लिमिट क्या है? देखो इसमें सबसे कम टाइम लिमिट है, सिर्फ 6 महीने का टाइम है हमारे पास। इन सब सिक्योरिटीज को बेच के जो हमें प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट से हमें नई चीज क्या खरीदनी है? सेम सिक्योरिटीज खरीदनी है और टाइम पीरियड है सिर्फ 6 मंथ्स। 6 महीने के अंदर हमें नई सिक्योरिटीज खरीदनी है। एग्जेम्पशन अमाउंट क्या है हमारा? यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इनटू कैपिटल गेन जो हमारा आया डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन, ये इसमें फॉर्मूला लगता है हमारा। ठीक है, एडिशनल कंडीशंस क्या है? सेम एडिशनल कंडीशंस है हमारे पास। न्यू एसेट इज सोल्ड विद इन 3 years, 3 years के अंदर हमें नई चीज खरीद लेनी है। अगर हम पैसा यूज नहीं करेंगे तो उसको कैपिटल गेन में जो है टैक्सेबल किया जाएगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हेलो, ओके, सो अब हमारी एग्जाम्पशंस जो थी दैट आर ओवर। जो मेन मुझे आपको बतानी थी ये मैंने आपको बता दी है। अब क्वेश्चन करते हैं बच्चे कि हमें टैक्स कितना लगाना है। तो जो हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होते हैं उनके ऊपर लगता है 20% टैक्स या 10% टैक्स, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। और जो हमारे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होते हैं उनके ऊपर लगता है सीधा 15% फ्लैट टैक्स। ठीक है, अगर आपकी कोई चीज जो है 1000 रुपए की है तो उस पे 150 रुपए शॉर्ट टर्म में, अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है वो, तो उस पे वो टैक्स लग जाएगा। ठीक है, अगर वो लॉन्ग टर्म है तो उस पे 20% या फिर 10% लगेगा। लॉन्ग टर्म में 2 रेट्स है हमारे और शॉर्ट टर्म में 15% का रेट है। ठीक है, तो यहाँ देखो ए पार्ट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कवर्ड अंडर सेक्शन 111A इज चार्ज टू टैक्स एट 15%। ठीक है, 15% टैक्स लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में। और जनरली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आर चार्ज टू टैक्स एट 20%। ठीक है, बट इन सर्टेन स्पेशल केसेस इट मे बी चार्ज एट 10%।
सो कुछ केसेस में 20% है, कुछ केसेस में 10% जो है टैक्स लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे। तो 10% किस में लगता है? जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज एंड इट एक्सीड्स 1 लाख रुपीज। ठीक है, 1 लाख रुपए की अगर लिस्टेड सिक्योरिटीज हम बेच रहे हैं या हमें उतने का गेन हो रहा है, तब हमें 10% जो है टैक्स देना पड़ता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट। अगर एनी सिक्योरिटी विच इज लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हम सेल करते हैं, यूटीआई और म्यूचुअल फंड को हम सेल करते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स को हम सेल करते हैं, तो जो टैक्स रेट हमारे ऊपर एप्लीकेबल होता है दैट इज 10%। ठीक है, इतना क्लियर है? शॉर्ट टर्म में 15% टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म में 20% लगता है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस जो यहाँ पे मेंशन है उसमें 10% लगता है। अब देखो टैक्स प्लानिंग कैसे करनी है हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में टैक्स प्लानिंग कैसे करनी है। सबसे पहले तो क्या याद रखना है कि हमें एग्जेम्पशन तभी मिलेगी जब हमने जो कंडीशंस हमने पढ़ी वो हम स्पेसिफाई कर लें। ठीक है, जैसे कि अगर हम घर बेच रहे हैं तो हमें 2 साल के अंदर अंदर नया घर खरीद लेना है। अगर कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं तो 3 साल में नया घर कंस्ट्रक्ट करा लेना है, नहीं तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, टैक्स देना पड़ेगा, विच इज नॉट टैक्स प्लानिंग। ठीक है, टैक्स प्लानिंग क्या है? टैक्स प्लानिंग है दिमाग लगा के टैक्स बचाना। टैक्स कैसे बचेगा? जब एग्जेम्पशन और डिडक्शन हम यूज कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो टैक्स प्लानिंग में देखो, सिंस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बेयर लोअर टैक्स, द टैक्स पेयर शुड so plan to transfer the capital asset normally after 36 months after the acquisition। तो ये कह रहे हैं, हमने देखा कि अभी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स थे उसमें कुछ सिक्योरिटीज पे सिर्फ 10% टैक्स लगा था। ठीक है, तो अगर ये शॉर्ट टर्म होती, अगर हम इसको सिर्फ 12 महीने से कम के लिए होल्ड करके रखते तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बन जाती और इस पे हमें 15% जो है टैक्स देना पड़ता। तो ये वही कह रहे हैं कि दिमाग इसी में है, भलाई इसी में है हमारी। टैक्स प्लानिंग हम तभी कर पाएंगे जब हम एसेट को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके रखेंगे तो हमारा रेट ऑफ जो टैक्स है दैट इज 10% इन केस ऑफ स्पेशल सिक्योरिटीज। तो उस केस में हमें टैक्स जो है कम देना पड़ेगा। ठीक है, तो टैक्स प्लानिंग कैसे होगी? अगर हम उनको शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल एसेट्स को होल्ड करके रखें सो दैट हमें टैक्स कम देना पड़े। The assessee should take advantage of exemption under section 54 by investing in the capital gain arising from sale of residential house property in purchase of another house within the specified period। तो ये वही कह रहे हैं जो मैंने आपको exemptions पढ़ाई हैं वो हमारे सिलेबस में as such नहीं लिखी हैं, मतलब I think so, लेकिन मैंने आपको इसीलिए पढ़ाया है क्योंकि उन exemptions का यूज है टैक्स प्लानिंग में। आपको उस एग्जेम्पशन का फायदा तभी मिलेगा जब आप उस गेन को, जो पैसा आपने कैपिटल गेन से कमाया है, उसको आप आगे इन्वेस्ट करते हो किसी टाइप की सिक्योरिटी में। किस टाइप की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचते हो तो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ही खरीदनी पड़ेगी तभी बेनिफिट मिलेगा। अगर एग्रीकल्चर लैंड बेच रहे हो तो एग्रीकल्चर लैंड ही खरीदना पड़ेगा तो बेनिफिट मिलेगा विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, जो हमने अभी पीछे पढ़ा है। तो ये कह रहे हैं कि टैक्स प्लानिंग ऐसे ही करनी है कि जब आप किसी चीज को बेच रहे हो तो मेक श्योर यू परचेज अनदर थिंग। ठीक है, जो भी हमारे लॉ में मेंशन है उस टाइप से आपको उस चीज को खरीदना है। ठीक है, और आपको विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड खरीदना है सो दैट हम अपनी टैक्स सेविंग कर पाए। ठीक है, in order to take advantage of section 54, 54B, 54D, the taxpayer should ensure that newly acquired asset is not transferred within the 3 years of date of acquisition। तो ये अभी हमने पढ़ा कि टैक्स बेनिफिट हमारा चला जाएगा अगर हम जो हमने नई एसेट खरीदी है उसको हम जो है 3 साल से पहले ही बेच दें। ये हमने पढ़ लिया है पीछे, अभी पढ़ा हमने कि अगर जैसे मैंने एग्रीकल्चर लैंड जो है उसको बेचा, उस पैसे से मैंने नया एग्रीकल्चर लैंड खरीदा, विद इन 1 ईयर मैंने खरीद लिया। ठीक है, उसके बाद इस लैंड को मैंने अगले साल ही बेच दिया, मैंने उसको 3 साल के लिए अक्वायर करके नहीं रखा, तो जो मुझे एग्जेम्पशन मिली थी वो मुझसे छीन ली जाएगी और मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, सो भलाई इसी में है कि हम इस
जो हमने नई कैपिटल एसेट खरीदी है उसको हम 3 साल के बाद ही सेल करें, ठीक है। अगर हम उसको 3 साल से पहले सेल कर देते हैं तो हमें जो एग्जेम्पशन मिली है वो सरकार हमसे ले लेगी वापस। क्लियर है ये पॉइंट्स सारे कैपिटल गेन्स वाले? कैपिटल गेन्स में मुझे इतना ही इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने इतना आपके साथ शेयर कर दिया है। बाकी टैक्स प्लानिंग के जो कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी कुछ दिन में, उसमें से आप पढ़ सकते हो। किसी ने डेट शीट चेक करी है? एग्जाम कब है आपका टैक्स प्लानिंग का? मुझे बता दो उससे पहले पहले, फिर मैं शेयर कर दूं। चलो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज करते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या होता है? सबसे इजी, जो किसी भी हेड में नहीं आया वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला सैलरी था, फिर हाउस प्रॉपर्टी था, पीजीबीपी था, कैपिटल गेन्स था और अदर सोर्सेज है। जो ऊपर के 4 हेड्स में नहीं आई इनकम हमारी, वो आ जाएगी हमारी अंडर अदर सोर्सेज, ठीक है। अच्छा 2 जून को है हमारा एग्जाम, तो अभी तो टाइम है, अभी तो मई स्टार्ट होगा कल से। सो मैं ट्राई करूंगी विद इन 10 डेज जो है आपको वो प्रोवाइड कर दूं, जो बुक में से चैप्टर है हमारा, ठीक है, ताकि आप पढ़ लें। बाकी मेरी पीपीटीज जो है आई मेक श्योर कि मैं सारी आपके साथ शेयर कर दूं एक बार, सो दैट बच्चों के लिए थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ओके बच्चों, ओके 2 जून को है, ठीक है। तो मैं आज आपके साथ जो पीपीटीज है वो तो शेयर कर दूंगी, बट जो बाकी बुक वाला शेयर करना है उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। सो प्लीज वेट फॉर 1 वीक, उसके बाद मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए अदर सोर्सेज के बारे में देख लेते हैं। अब अदर सोर्सेज आप समझ गए, जो ऊपर के हेड्स में नहीं आई इनकम वो आएंगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ठीक है। तो एज पर द लॉ as it stands today, which was amended in 2017, gifts received by any person or persons are taxed in the hands of recipient under the head income from other sources at normal tax rates। तो जो हमारे other sources में जिस पे हमारे syllabus में जो है बोला गया है पढ़ने के लिए, वो है mainly gifts के बारे में, ठीक है। तो गिफ्ट्स आपको याद रखना है, अगर आपको गिफ्ट्स जो है रिसीव होते हैं तो गिफ्ट जो है अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके किसी फ्रेंड ने आपको कुछ 20 लाख रुपए गिफ्ट कर दिए, तो ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, ठीक है। तो क्या याद रखना है, गिफ्ट्स जो है हमारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाते हैं। From the taxation point of view, gift can be classified as follows। क्या क्या होता है गिफ्ट टैक्सेशन में? Any sum or money received without consideration, it can be termed as monetary gift। अब आपने क्या किया था, आपने तो कुछ मांगा ही नहीं था किसी से, आपने किसी को कुछ बेचा ही नहीं था। जैसे आप किसी को आप मुझे फॉर एग्जांपल कोई एसेट दे रहे हो, जैसे कि आपने मुझे अपना सोफा बेचा तो मैंने आपको पैसे दिए, तो ये विदाउट कंसिडरेशन तो नहीं है ना। आपने मैंने आपको सोफा दिया तभी आपने मुझे पैसे दिए, लेकिन अगर मुझे बिना कुछ दिए ही पैसे मिल रहे हैं तो दैट इज गिफ्ट, ठीक है। स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टीज रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन, इट कैन बी टर्म्ड एज गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर हमें कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है, हमने पैसे नहीं दिए, हमें कार दे दी, अब देखो हमारे फ्रेंड ने हमें कार दे दी, हमने उसको पैसे तो नहीं दिए कार के लिए, तो वो गिफ्ट माना जाएगा क्योंकि हमने उसके अगेंस्ट कोई पैसे उसको पे नहीं किए। स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टीज रिसीव्ड एट रिड्यूस्ड प्राइस या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। फॉर एग्जांपल हमने देखा है कि जब किसी हस्बैंड ने घर खरीदा, वो उसने अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दिया, अब वाइफ ने तो कुछ पैसे नहीं दिए, तो वो क्या है, गिफ्ट है, ठीक है। अगर वाइफ ने फॉर एग्जाम्पल वो 40 लाख का घर था, उसके अगेंस्ट वाइफ ने अपने हस्बैंड को 2 लाख रुपए दिए, तो ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, तो उसको भी गिफ्ट ही माना जाएगा। अगर आप कुछ पैसे दे भी रहे हो बट वो इनएडिक्वेट है, तभी भी हम उसको गिफ्ट की कैटेगरी में ही क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। Immovable properties received without consideration can be termed as gift of immovable property। तो movable में हमारी कार वगैरह आ गई जो मूव करती है, immovable हो गई कि घर।
अगर घर हमें गिफ्ट मिलता है विदाउट एनी कंसिडरेशन, हमने कुछ पैसे पे नहीं करे और हमें घर मिल गया, गिफ्ट कर दिया किसी ने, तो दैट इज अ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टीज अक्वायर्ड एट रिड्यूस प्राइस। अब रिड्यूस प्राइस पे अगर हम कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अक्वायर कर रहे हैं या विदाउट कंसिडरेशन हम अक्वायर कर रहे हैं या फिर बिना रीजनेबल कंसिडरेशन के हम अक्वायर कर रहे हैं, तो उसे भी हम क्या मानते हैं, गिफ्ट। ठीक है, तो ये कुछ था गिफ्ट क्या होता है। Cases in which sum of money received without consideration, that is monetary gift received by individual or HUF, is not charged to tax। अब देखो, ऐसा नहीं है कि सारे जो गिफ्ट हमें मिलते हैं सबके ऊपर टैक्स लगता है, ऐसा नहीं है। कुछ गिफ्ट्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। वो कौन से वाले हैं? इन केस ऑफ इंडिविजुअल सबसे पहले आता है मनी रिसीव फ्रॉम रिलेटिव्स। अब रिलेटिव्स जो हमें पैसे देके जा रहे हैं, अब हमारी मासी आई, वो हमें 500 रुपए देके गई, तो क्या हमें इस पर टैक्स देना है? चलिए पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है हमारा इन केस ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में कौन कौन है? स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, ब्रदर और सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल, brother or sister of the spouse of individual, brother or sister of either of the parents of the individual, any lineal ascendant or descendant, ये सब क्या है? हमारे relatives है। अगर ये हमें कुछ मनी दे रहे हैं, जो हमारी हेडिंग है मनी रिसीव फ्रॉम रिलेटिव्स, तो हमें इस पे टैक्स नहीं देना है। ठीक है, ये सब हमारे रिलेटिव्स को क्लासिफाई किया गया है। इसमें देखो ब्रदर सिस्टर है, स्पाउस के ब्रदर एंड सिस्टर है, क्या बोलते हैं, पेरेंट्स के ब्रदर एंड सिस्टर है, असेंडेंट डिसेंडेंट्स हैं इंडिविजुअल के। ठीक है, तो इन सब के केस में हमें जो इनसे गिफ्ट रिसीव होता है, पैसे रिसीव होते हैं, वो उस पे हमें टैक्स नहीं देना है। ठीक है, और सेकेंड है इन केस ऑफ HUF एनी मेंबर देयर ऑफ। अगर HUF का कोई मेंबर जो है आपस में एक दूसरे को पैसे दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, तो उस पे भी हमें टैक्स नहीं देना है। मूवेबल प्रॉपर्टी है जो हमारी प्रॉपर्टी मूव कर रही है, जैसे कि कार जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, व्हीकल्स मूव करते हैं। कुछ प्रॉपर्टी जैसे हमारी बर्तन है, उनको हम उठा के लेके जा सकते हैं। ठीक है, इमूवेबल क्या है? लैंड है। ठीक है, बिल्डिंग है, उसको हम मूव ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहला हो गया मनी रिसीव फ्रॉम रिलेटिव्स। रिलेटिव्स हमने क्लासिफाई कर लिए कौन कौन है। मनी रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल। अब किसी की शादी में जो उसको गिफ्ट मिल रहे हैं उस पर उसको टैक्स नहीं देना है, क्योंकि वो उसको शादी में मिल रहे हैं। मनी रिसीव्ड अंडर और बाय इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस होता है, अब हमारे दादाजी का जो सामान था वो पापा का हो गया, पापा का जो सामान था हमारा हो गया, तो वो इनहेरेंट है, हमने उसको, हमें उस पे क्या बोलते हैं, टैक्स नहीं देना है। ठीक है, मनी रिसीव्ड इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर और डोनर। अब हमें जो है कुछ पैसा मिल गया आफ्टर समबडीज डेथ। ठीक है, तभी भी हमें उस पे टैक्स नहीं भरना है। मनी रिसीव्ड फ्रॉम एनी फंड, फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन रेफर्ड इन सेक्शन 1023C। तो इन सब केसेस से अगर हमें कोई पैसा रिसीव होता है तो हमें उस पे टैक्स नहीं देना है। देखो फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी से आपको स्कॉलरशिप रिसीव हुई, तो क्या आप उस पे टैक्स दोगे? नहीं, उस पे टैक्स नहीं लगेगा। मनी रिसीव फ्रॉम अ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA और सेक्शन 12AB। तो इनके अंडर जो इंस्टीट्यूशन या ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, वो अगर हमें कोई पैसा दे रहे हैं तो उस पे भी हमें टैक्स नहीं भरना है। शेयर रिसीव्ड एज अ कंसिक्वेंस ऑफ डीमर्जर और अमालगमेशन ऑफ अ कंपनी। अब आपने देखा होगा कि कंपनीज जो है डीमर्ज हो जाती हैं, वो एक साथ थी बट वो अलग हो गई, अब डीमर्जर हो गया उनका। तो उस केस में हमें कुछ शेयर्स अगर मिले हैं तो वो हमने उसके लिए पैसे नहीं दिए थे बट वो हमें मिल गए हैं, क्योंकि कंपनी का डीमर्जर या अमालगमेशन हो गया है। तो उस केस में हमें इन शेयर्स के ऊपर टैक्स नहीं पे करना है। Some important points. Marriage of individual is the only occasion when monetary gift received from him will not be chargeable to tax. शादी में जो गिफ्ट्स मिलेंगे उन पे टैक्स नहीं लगेगा। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव्स पे टैक्स नहीं लगेगा। Monetary gifts received from abroad will be charged to tax if the aggregate value exceed 50,000 during the year. अगर अब्रॉड से हमें कोई गिफ्ट मिल रहे हैं और वो 50,000 रुपए से ज्यादा के हैं तो उस पे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है,
Sum of money received without consideration by individual or HUF is chargeable to tax if the aggregate value of such sum exceeds 50,000 rupees. अगर इंडिविजुअल या HUF को कहीं से कोई गिफ्ट के रूप में पैसा मिल रहा है, मतलब उसकी शादी नहीं है, ठीक है, उसको कोई रिलेटिव नहीं दे रहा है, कोई और उसको पैसे दे रहा है गिफ्ट के रूप में, और वो 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो उस पे उनको टैक्स जो है पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमें मेनली गिफ्ट्स के बारे में पढ़ना है। आई हैव अ PDF अबाउट इट जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी अभी ग्रुप पे। तो आज की क्लास फिर हम यहीं तक रखते हैं। नाउ आई विल इन्फॉर्म यू अबाउट द नेक्स्ट क्लास कि कल क्लास होगी या नहीं, एक बार आप ग्रुप में चेक कर लेना। ठीक है, सो वील मीट टुमारो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।